तो स्वागत है तुम्हारा बिली बैट के फाइनल पार्ट में। तो देखो यार, मैं कहना चाहूंगा कि आज तक मेरी जिंदगी में कोई वीडियो इतनी नहीं पिटी होगी जैसे बिली बैट का पार्ट 3 पिटा है। क्या धोया है यार तुम लोगों ने, कसम से बता रहा हूँ यार। ये वाला पार्ट में बहुत मुश्किल से बना पाया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका भी क्या हाल होगा। खैर गलती तुम्हारी भी नहीं है, यही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इन जैसी मांगास की ऑडियंस भी काफी कम है। कोई नहीं, चलो एंजॉय द फाइनल पार्ट। यार रीकैप। तो देखो यार, नाउ की रसवा की वीडियो है, इसमें रीकैप नहीं होता। लिंक आ रहा होगा पार्ट 3 का, देख लो। स्टार्ट करते हैं। बिली बैट फाइनल पार्ट। अभी अगला पार्ट शुरू होता है और हमने देखा था पिछले वाले पार्ट में कि हम 1981 में आ गए हैं और अब केविन गुडमैन बड़ा हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वही रोडों की दीवारों पर बिली बैट की ग्रिफिटी बनी हुई थी जिन्हें फिर एक बुलडोजर आकर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि पास ही जो केविन था वो एक बेंच पर सो रहा था और उसी के हाथ और जूतों में वो पेंट लगा हुआ था। इसका मतलब यही वो ग्रिफिटी बना रहा था। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं तो केविन जाता है और एक और ग्रिफिटी बनाता है जिसमें जो जोफू सेंसे था वो टक्कर मार रहा था हेनरी को, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। यानी कि इसे भी बैड दिखता है और इसे भी ग्लिम्पसेस आते हैं। अब तभी एक लेडी वहां पर आती है और कहती है, ये पेंटिंग कितने की बेच रहे हो? वो कहता है, ये मैं पेंटिंग बेचने के लिए नहीं बनाता हूँ, लोग इसे देखे इसलिए बनाता हूँ। वो कहती है, मुझे पता है आर्टिस्ट कैसे होते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी आर्ट को देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एक बंदे को पैसे देती है ताकि वो केविन का पीछा करके उसकी जो भी ग्रेफिटी की पेंटिंग है उनकी फोटो खींचे। हम देखते हैं कि केविन के कॉलेज के फ्रेंड्स के पास आता है एक बंदा उनसे पूछने के लिए केविन कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं जो केविन था वो रात में एक और वॉल पर ग्रेफिटी बना रहा था और इस बार उसने बनाया था शिनोमिया इंसिडेंट की ग्रेफिटी। तभी उसे फील हो जाता है कि पीछे कोई है और जैसे ही वो जाता है वहां देखने तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी और वो वही फोटोग्राफर था जिसे उस लेडी ने हायर करा था। तभी वो साइड में देखता है तो अब एक पुलिस वाला भी वहां पर आ रहा था और वो पुलिस वाले को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लाश डली हुई है, लेकिन वो पुलिस वाला उसी की तरफ गन घुमा देता है और उस पर फायर करने वाला होता है। समझ रहे हो, मतलब ये भी कहीं से मिला हुआ है। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले पर ही गोली चलती है और हम देखते हैं कि पीछे आ गया था स्मिथ, वही स्मिथ जो पार्ट आई थिंक 1 और 2 में था, और उसने आकर केविन को बचा लिया था। इसके बाद वो दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर विनर करने। अब स्मिथ उसे उसकी सारी ग्रिफिटी की फोटोज दिखाता है और वो कहता है कि इन्हें देखकर मैं समझ गया कि तुम भी बैट को देख सकते हो, तभी ये सब तुम बना पा रहे हो। देखो कुछ लोग हैं जिन्हें पता चल गया होगा कि तुम बैट को देख सकते हो, इसलिए अब तुम्हारी जान खतरे में, तो बी केयरफुल। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए हमेशा नहीं होऊंगा और तुम्हें सर्वाइव करना होगा क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब कुछ एंड होगा। अगर तुम मरे तो सब खत्म हो जाएगा। और ये वाली लाइन तुम ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये कनेक्ट होगी। तभी हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज के केविन के फ्रेंड्स थे जो कि एक बैंड वगैरह भी चलाते थे। वो जाते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर के स्टूडियो और वो कोई और नहीं, द स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर अकेची कोतारो है। अब वहां जाकर वो उससे मिलते हैं और वहीं बैठकर वो उसकी स्टूडियो में उसकी कुछ मूवीज देखते हैं। तभी उनके हाथ एक वो लग जाती है वही मून वाले प्रोजेक्ट की वीडियो, लेकिन जैसे जैसे अकेची उसे बंद करवा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केविन से मिलने आती है वही लेडी जो कि अपना नाम बताती है ऑब्रे और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पर अटैक भी हुआ था, अब तुम सुरक्षित नहीं हो अगर तुम ऐसे ही रोडों पर ये पेंटिंग्स बनाते रहे। अगर तुम्हें और पेंटिंग्स बनानी है तो हाथ मिला लो मेरे साथ, सुरक्षित भी रहोगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी टेबल पर बैठा हुआ था वो और तभी उससे बात करने लगता है बैट और फिर वो उससे कहता है कि ये जो पीछे बंदा बैठा हुआ है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब ये आता है ना कुछ बुरा होता ही है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं कुरुस था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि केविन एक दुकान पर जाता है जहाँ उसे चक चकलिन की बिली बैट मिलती है। अब वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या इसके अलावा कोई और बिली बैट का वर्जन नहीं है। वो उंगली करता है कि उस तरफ को है और जैसे ही वो उधर जाता है तो वहां बैठा हुआ था कोई और नहीं भाई स्मिथ, जो कि वहां बैठकर आराम से बिली बैट के वर्जन्स पढ़ रहा था दूसरे वाले। वो उसे बताता है कि जो ये बिली बैट है ना इटालियन वाला, ये किसी इटालियन बंदे ने अपने वर्जन में करके बनाया था और इसने एक्चुअली में 1961 के अंदर ही वो पोप की मिस्टीरियस डेथ को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, जो कि एक्चुअली में 1978 में जाकर होती है। लेकिन फिर 1961 में ही इसकी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। क्या तुम समझे उसकी मौत कैसे हुई और वो क्या रिफरेंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो चक कल्किन है ना उसी ने हेनरी से कहकर उस बंदे को भी मरवाया, क्योंकि हेनरी का यही काम था कि वो कोई भी और बिली बैट हो इस दुनिया में चक के अलावा उन सबको खत्म करना और जो भी उन्हें बना रहे हैं उन्हें खत्म करना। तो उसी ने ये करा होगा। तभी केविन उठाता है केविन यामागाटा की बिली बैट। स्मिथ पूछता है, अच्छा तो तुमने इसकी सारी कॉमिक्स पढ़ रखी है? वो कहता है हाँ सारी। वो कहता है सबसे फेवरेट कौन सी है तुम्हारी? वो कहता है बिली बैट एंड द फेरो कर्स।
जो कि स्मिथ की भी फेवरेट थी। वो कहता है तुम्हारा टेस्ट भी काफी बढ़िया है। अब इसके बाद जो स्मिथ होता है वो केविन को ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे तुम अपने आप को बचा सकते हो और कैसे तुम किसी का पीछा कर सकते हो बिना उन्हें पता लगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ओबरे थी वो एक्चुअली में चक कल्किन की बेटी थी। एंड फिर वो अपने बाप को बताती है कि उन्हें बिली बैट के लिए एक नया राइटर मिल गया है, यानी कि वो केविन की बात कर रही है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है चक कल्किन जो कि फेक वाला है उसका पास्ट। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उसी टाइम के दौरान जर्मनी के लोगों ने कुछ बंदों को किसी जुर्म के लिए पकड़ लिया था। अब उनमें से 9 बंदों में से वो 8 बंदों को मार देते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बचता है और वो था यही फेक चक। अब हिटलर वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हें मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा एक मकसद है पूरा करने का। और फिर वो उसे कहता है क्या तुम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकेची को वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ब्लैकमेल करने लगते हैं अपोलो 11 के लॉन्च के बारे में। क्योंकि क्या था एक्चुअली में कि अपोलो 11 की जो एक रूमर्स बने थे कि एक्चुअली में कभी जो अमेरिका थी ना, नील आर्मस्ट्रांग और ये बज एल्ड्रिन कभी भी मून पे गए ही नहीं थे उस समय। ये एक्चुअली में इन्होंने एक वीडियो टेप बना ली थी ये ऐसी स्टूडियो में एंड सबको बेवकूफ बनाया गया था कि ह्यूमंस एक्चुअली में गए हैं मून पर। अब अकेजी कहता है वो सच में गए थे मून पर। एंड देन फिर वो अपनी वीडियो दिखाता है और जो क्लिप उन्होंने दिखाई थी वो मेरी थी। और फिर वो कहता है कि अगर ये वीडियो के बारे में बाहर वालों को पता चल गया कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है तो तुम भी जान से जाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। अब मैं फिर से 1944 में दिखाया जाता है जहाँ हिटलर जो था वो चक से कहता है ये फोटो दिख रही है तुम्हें, इसको जाकर तुम अमेरिका में फैला दो, बस मैं यही चाहता हूँ। और फिर वो उसे बाकी सारी चीजें बताता है स्क्रोल वगैरह के बारे में कि उसे पास्ट चेंज कर सकते हो तुम। इससे हमें ये तो पता चल रहा था कि हिटलर भी बैट से बात कर सकता था। फेक चक कहता है कि अगर चलो मुझे स्क्रोल मिल गया तो मुझे हिस्ट्री में क्या चेंज करना है। हिटलर कहता है कि जैसे तुम देख सकते हो कि मुझे पेंटिंग का काफी शौक है, तो ऐसा करना कि इस बार ऐसा कुछ कर देना जिससे कि मेरा आर्ट एकेडमी में सिलेक्शन हो जाए। यानी कि समझ रहे हो तुम, जो हिटलर था वो भी कभी हिटलर बनना ही नहीं चाहता था, बस हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। एंड फिर वो लास्ट में जाते हुए ये भी कहता है कि हाँ फाइट बैट को फिर मार देना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अकेची से मिलने के लिए जाता है केविन और उसे वो मून लैंडिंग के बारे में पूछता है और जाहिर सी बात है कि इसे ये सब कुछ बिली ने बता दिया होगा कि इसी ने ये मून लैंडिंग की वीडियो बनाई है। और उसके बाद केविन उसे टेबल पर बिली बैट का पानी से सिंबल बनाकर दिखाता है। अब ये देखकर वो अकेची कहता है यार ये फिर से आ गया। अब इधर हमें दिखाया जाता है एक फुटेज जहाँ पर असली में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जबकि मून पर गए थे तो वहां पर उन्हें सच में बिली बैट का सिंबल दिखा था। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं बर्लिन के 1931 में जहाँ पर एडोल्फ हिटलर मिलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से। अब उन्हें यहाँ पर एक दूसरे के बारे में ये भी पता चल जाता है कि ये भी बैट देख सकता है। आइंस्टाइन कहता है कि अगर तुम भी बैट देख सकते हो तो इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ। अब आइंस्टाइन ये भी बताता है कि मैं एक जैपनीज कार्टूनिस्ट से मिला था कुछ सालों पहले जापान में ही और उसने मुझे ये सिंबल दिखाया था, इसका मतलब वो भी बैट को देख सकता है। एंड उसने मुझसे कहा भी कि समडे दिस कार्टून विल चेंज द वर्ल्ड। अब हिटलर की ना एक प्रेमिका थी काफी पहले जो कि मर गई थी। अब वो इसे इतना चाहता था कि वो स्क्रोल के यूज से हिस्ट्री चेंज करना चाहता था और उसे वापस जिंदा करना चाहता था। आइंस्टाइन उससे साफ कह देता है ऐसा नहीं चल पाएगा, चीजें वो तुम्हारे हाथों में नहीं लिखी है कि तुम हिस्ट्री को चेंज करोगे। और फिर वो जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा बैट व्हाइट है तो वो तुम्हें पक्का धोखा देगा और पूरी दुनिया भी नर्क बन जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 20 जुलाई 1969 को एक्चुअली में मून पर लैंडिंग होती है और जब ये टीवी पर अकेची देख रहा था तो उसकी फट के 4 हो जाते हैं क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल उसकी वीडियो से सिमिलर थी, बट उसकी वीडियो नहीं थी, वो रियल वीडियो थी। और फिर वो भागकर जैसे ही जाता है वहां पर देखने के लिए उनके ऑफिस में तो वहां उनके सरफेस मून पर एक्चुअली में बैट का सिंबल दिखता है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है कि क्या सच में मून के सरफेस पर ये बना हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अकेची से उन्होंने ये पूरी जो फेक मून लैंडिंग की वीडियो थी वो इसलिए बनवाई थी ताकि वो इसे ट्रेनिंग की तरह यूज कर सके कि जब ये नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जाए तो वो उन्हें ये वीडियो दिखा दे कि तुम्हें ऐसे उतरना है और ऐसे चलना है, वहां पर ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं और ऐसे ऐसे तुम वीडियो बना सकते हो। एक तरह से उन्हें एक लिविंग मॉडल दे दिया ताकि एक तरह से उनकी तैयारी हो जाए। अब ये पूरी कहानी अकेची बताता है केविन को। अब इसके बाद केविन उसके सामने ये एक ड्राइंग बनाता है और हम देखते हैं कि कोई एक अर्ली मैन गुफा में था और ऊपर से गुफा में से रोशनी आ रही थी और वो एक्चुअली मून की थी। एंड फिर वहां रोशनी में बैट की परछाई आती है एंड वो कहता है कम ऑन
ड्रॉ। एंड फिर वो अकेची को बताता है कि जब मैं 9 साल का था ना, तब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, ठीक है उसी वक्त जब अपोलो 11 लैंड भी हुआ था मून पर। और इसका टाइटल भी मैंने रखा था फर्स्ट मैन एवर ड्रॉ। थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, पर इसको अच्छे से ध्यान में रखना, द फर्स्ट मैन एवर ड्रॉ, क्योंकि आगे सब कुछ लिंक होने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन एक और ग्राफिटी बनाता है जिसमें वो चक के बिली को फेक बता रहा था। अब वो वहां से निकलता है, तभी उसे रास्ते में वही लेडी ऑपरे मिलती है एंड फिर वो उसे अपने साथ बैठाकर ले जाती है अपने पापा से मिलाने। और फिर वो जाकर चक कल्किन से मिलता है। अब वो उसे कहता है कि मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है और तुमसे बेस्ट कोई नहीं लग रहा मुझे इस टाइम पर। और फिर वो उसे एक पेन और पेपर देकर जाता है कि तुम थोड़ा ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद जो केविन था वो तो अपनी मर्जी का मालिक था, वो कुछ नहीं बनाता, ऊपर से उठकर वहीं उसके घर में घूमने लगता है। तभी आगे जाकर उसे एक और घर दिखता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे असली चक कल्किन दिखता है जो कि वहां पर ड्रॉ कर रहा था। अब वो भी उसे अपना बिली ड्रॉ करके दिखाता है तो चक एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो बिल्कुल केविन की तरह ड्रॉ कर रहा था। फिर वो उसे और कहता है ड्रॉ करने को और उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो एकदम सेम ड्रॉ कर रहा था। और फिर वो उसे पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम है केविन। वो कहता है यही तो मेरे मास्टर का भी नाम था। वो कहता है ओह मैं समझ गया, केविन यामागाटा, हाँ उन्हीं के नाम पर तो मेरा नाम रखा गया है। और फिर वो रोने लगता है और कहता है सो यू केम बैक टू टेक इट, जो मैंने तुमसे चुराया था। अब वो केविन को सब बताता है कि असली जो चक कल्किन है वो यही है, मैंने सिर्फ अपने मास्टर की क्रिएशन को चुराया और बस अभी तक मैं फेक बिली ही बना रहा था, लेकिन आज तुम यहाँ पर आ चुके हो और आज से तुम ही बिली बैट को आगे बनाओगे। और फिर वो उसे जबरदस्ती अपनी कुर्सी पे बैठा रहा था, वो बैठ भी नहीं रहा था। फिर वो उसे पेन और पेपर पकड़ा देता कि बनाओ। अब उसके बाद वहां पर बिली भी उसे दिखने लग जाता है एंड फिर वो एक कैरेक्टर बनाता है जो कि एक फॉक्स की तरह था और उसने चश्मा पहन रखा था और वो एक्चुअली में कैरेक्टर था कुरुस का। अब यहीं से हमें कुरुस का पास दिखाया जाता है कि 1923 के आसपास वो एक छोटे से विलेज में रहता था और वो काफी सीधा बच्चा था। वहाँ के बच्चे जो थे वो उसे बुली भी करते थे और वो मार खाकर बस घर आता था। अब जो उसके पापा थे ना वो हक के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। एक दिन जब कुरुस घर के बाहर जा रहा था तो उसे 2 जने दिखते और एक उसमें से तिल वाला बंदा उसे घूर भी रहा था। अब एक दिन उसका बाप उसके साथ बैठा हुआ था और उसे कहता है कि कुरुस अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बड़े होकर तुम मून तक जा सकते हो। अब हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जो कुरुस का बाप था उसे बुरी तरह मार दिया गया था सिक्योरिटी पुलिस ने, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर हक मांग रहा था अपना और उसे चुप करने के लिए उन्होंने उसे खत्म ही करवा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा जो कुरुस को घूर रहा था वो कुरुस की माँ के पास आकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मैं आपकी मदद के लिए हमेशा रहूंगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि कुरुस कहीं बाहर गया होता और जैसे ही वो घर पर आता है तो उसकी माँ और वही तिल वाला बंदा एक साथ बिस्तर गर्म कर रहे थे। अब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जाकर बाहर खेलो। अब वो बाहर चला जाता है। अब उसका मूड पूरा खराब हो गया था और वो पूरा अंदर से टूट भी गया था। तभी वो ऐसे ही घूम रहा था शहर में और तभी उसे एक पोल पर बिली बैट का साइन मिलता है एंड देन फिर वो बिली बैट का साइन उससे बात करने लगता है एंड फिर वो कुरुस को एक जगह ले जाता है किसी के घर। और फिर वो वहां पर एक औरत गेट खोलती है एंड फिर उससे कहता है कि वहां पर जो बैट का साइन बना हुआ है वो मुझे बनाना सीखना है। तभी वो अपने पति को बनाती है जिसने वो साइन बनाया था। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं शिशो था। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुरुस देखता है कि उसकी माँ और वो तिल वाला बंदा काफी करीब आ रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से बैट की आवाज सुनता है और फिर वो बैट उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, एक मैसेज पहुंचाना है तुम्हें। अब वो उसी तिल वाले आदमी के पास जाता है और उसे मैसेज देता है कि उसकी मम्मी ने कहा है कि दोपहर के 12 बजे घर में एक मीटिंग है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उनके चेयरमैन तक आ रहे हैं। अब यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि ये जो बंदा है तिल वाला ये एक्चुअली में सिक्योरिटी पुलिस के साथ था और इसी ने इसके बाप को भी मरवाया ताकि अब ये आकर इसकी माँ को फंसा सके। तो ये अच्छे से जानता है कि इनके घर पर ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो आकर मीटिंग करते हैं वही गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं और क्या हक मांग सकते हैं। तो ये चाह रहे थे कि सबको वहीं जाकर खत्म कर दे। अब उसी दिन उसकी माँ तो सुबह सुबह निकल जाती है अपने काम पर और वो तो शाम से पहले वापस नहीं आने वाली थी। और जो कुरुस था उसे बिली कह देता है कि तुम शहर से दूर चले जाना, खाली ग्राउंड होता है एक वहां पर और वो वहीं पे रहता है। दोपहर के 12 बजने वाले होते हैं और तभी ये जो सारे लोग होते हैं वो इनके घर घुस जाते हैं रेड मारने के लिए। एंड तभी वहाँ शहर में बहुत बड़ा भूकंप आता है 1 सितंबर 1923 11:58 पर। ये एक्चुअली में भूकंप आया था, तुम सर्च भी कर सकते हो। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट भूकंप में से एक है और इसमें बहुत सारी तबाही हुई थी। अब कुरुस तो बच जाता है क्योंकि वो बाहर था, लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखता है सारे के सारे घर वहां पर खत्म हो चुके थे और कई
कई लोग वहां मारे गए थे। अब उसे ऐसा भी लग रहा था कि यार बैट ने अगर मुझे ये बताया होता तो मैं कितने लोगों को बचा भी सकता था यहाँ पर। और वो अपने आप को ही थोड़ा कोस रहा था। अब वो अपने घर पर जाता है, वहां उन पुलिस वालों की लाशें दबे देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वो कहता है डैड आई गॉट योर रिवेंज। एंड फिर उसे अपने बाप की बात भी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि तुम मून तक भी जा सकते हो अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो। अब यहीं से हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है जब शिशो और उससे मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये भी बंदा बैट को सुन सकता है। इसलिए फिर वो उसे कहता है देखो तुम्हें खुद ही चुनना होगा कि तुम किस बैट की बात सुनोगे। देखो अगर तुमने गलत पाथ को चुना और तुम एक बुरे आदमी बने तो वो तुम्हारी सारी इवल चीजें जो भी तुम चाहते हो वो उसे पूरा कराएगा। बट याद रखना दूसरा बैट भी होगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। थोड़ी ध्यान से चॉइस करना। अरे मुझे अमेरिका के लिए निकलना है, मैं वापस आकर तुम्हें वो बैट बनाना सिखाऊंगा। बट हमें पता है कि उसके बाद शीशो अमेरिका से वापस ही नहीं आ पाता है क्योंकि वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो केविन था वो कुरुस की जो मांगा थी उसके कैरेक्टर की आगे की जर्नी को भी वो ड्रॉ कर रहा था। कई फेक चक आता है और कहता है बस बहुत है, इसे यहाँ से निकालो। लेकिन रियल चक उसे मना कर देता है और कहता है कि अब से यही बिली बैट को आगे लिखेगा। अब तक हम फेक बिली को दिखा रहे थे लेकिन अब समय आ गया कि हम असली बिली को दिखाएं। तभी उसके जो दोनों बंदे थे वो केविन को पकड़कर बाहर ले आते हैं। अब चक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनकी एक गन ले लेता है और उन पर पॉइंट करके बोलता है कि उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट जल्दी वापस करो और उसे ड्रॉ करने दो। अब वो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट उसे वापस कर देते हैं और यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि ड्रॉ करवाने के लिए उससे वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अब वो अपने आप के ही बंदूक रख लेता और कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तब तो तुम्हें इसे ही रखना पड़ेगा ना बिली बैट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो ठीक है मैं मर जाता हूँ। लेकिन फिर केविन आता है और उसे समझाता है कि प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए, मुझे आपकी भी जरूरत है आगे इस मांगों को बढ़ाने में। अब इसके बाद हम फिर से फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं जहाँ पर वो पुलिस वाले केविन के रूम में आए थे और कह रहे थे कि सामने जो तुम्हारे अपार्टमेंट है उसमें ऐसी खबर मिली है कि वहां पर रशियन एजेंट रहता है। बट एक्चुअली यहाँ पर आप देखना कैसे कनेक्ट कर रहा है नाउ की रसम। सो एक्चुअली में वहां पर रशियन एजेंट नहीं था बल्कि पता है कौन था, यही फेक चक जो कि एक्चुअली में जर्मन से आया था हिटलर के कहने पर और वो यहीं पर उसके सामने वाले अपार्टमेंट रहकर केविन को एनालाइज कर रहा था क्योंकि उसके ऑर्डर्स थे बिली बैट को पूरी दुनिया में फैलाना है। अब वो ऐसे ही एनालाइज करता और वो मौका देखता है जैसे ही जापान वो चला जाता है चुपचाप से चक के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट कर देता है और बस तुम्हें पता ही है फिर आगे क्या हुआ। अब हम फिर से आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम 1981 में ही। हमें पता चलता है कि उन पेंटिंग्स को बुलडोजर से उड़वा कर जो इकट्ठा कर रहा था वो कोई और नहीं कुरुस ही था क्योंकि उसकी बैट से कई सालों से बात नहीं हुई थी तो बस उसकी फोटोज को ला रहा था कि जैसे तैसे वो उससे बात कर रहे। अब हमें यहीं से पास्ट में दिखाया जाता है वहीं पे जहाँ पर कमोरी विलेज में 1964 में केविन भी गया था और जब वहां पर केविन को गोली लगी थी तो वहां कुरुस जाता है केविन को बचाने। सही सुना तुमने, वो केविन को बचाने जाता है। वो हमेशा से केविन को बचा रहा था लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे उसकी कोई केयर है, वो इसलिए उसे बचा रहा था क्योंकि वही एक बंदा था जो रियल बिली बैट को ड्रॉ करता था और उसे पता था कि अगर ये चला गया वो खुद तो ड्रॉ नहीं कर सकता है बिली को तो वो उसे बात कैसे करेगा। बट खैर वहां पर उसे गोली लग जाती है एंड उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए तो अब ये बुलडोजर से वो ये सब करवा रहा है, बिली के फोटोज इकट्ठे करवा रहा है क्योंकि उसे उससे बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून भी निकलता है जो साफ संकेत कर रहा है कि उस पे अब टाइम भी काफी कम है। अब इसीलिए फिर वो जाता है सीधा रशिया और अपनी जान पहचान से वो वहां के स्पेस टीम से बातचीत करता है और वहां पर उन्हें अपने मून पे भेजे हुए एक रोबोट से फोटो मिली थी जिससे कंफर्म हो जाता है कि वहां पर बिली बैट का सिंबल है और इसीलिए अब वो सोचता है कि मून पर जाकर बिली बैट से बात करने की क्योंकि अब वहीं पर उसका गोल पूरा हो सकता था। क्या ये ऐसा कहा जाता है कि जो मून वाला जो बिली बैट है वो तुम्हारी कोई भी विश पूरी करता है और फिर वो मून पर जाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी करने लगता है। इधर हम देखते हैं जो रियल चक था वो चुपचाप से फेक चक से बचाकर उनके एडिटर्स को केविन गुडमैन की बिली वाली मांगा देता है ताकि अब ये वाला बिली पूरी दुनिया में फैले और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी वैसे भी उनकी थोड़ी नीचे जा रही थी और उन्हें चाहिए था कुछ नया हटके जो उन्हें मिल जाता है और वो छाप देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो केविन था वो प्रेजेंट टाइम की स्टोरी बना रहा था कुरुस की कि वो रॉकेट में बैठकर जा रहा है मून की तरफ और यहाँ हम देखते हैं कि एक्चुअली में रॉकेट में बैठकर मून की तरफ जा रहा था। अब इधर हम देखते हैं कि जो उनकी नई बिली बैट थी वो छप गई थी और वो फुल हिट हो गई थी। अब इसके बाद जो बिली था वो बात करने आता है केविन से और उसे कहता है कि तुम्हें कुरुस को जल्दी ही रोकना होगा क्योंकि वहां मून पर मेरा एक दूसरा पार्ट है। अगर कुरुस वहां पहुंच गया तो ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैंने पहले भी आइंस्टाइन को बताया था कि अभी हमारे पास एक ही अर्थ बची है इस यूनिवर्स में। अगर फिर से किसी ने विश मांगी इसे डिस्ट्रॉय या रीसेट करने का तो ये वाली अर्थ भी नहीं बचेगी और सब कुछ खत्म। अब जो कुरुस था उसकी थोड़ी लैंडिंग में गड़बड़ हो गई थी और जो उसका स्पेसशिप था उसमें आग लग जाती है लेकिन वो जैसे तैसे बाहर निकल आता
जाता है, बट हाँ अब उसके वापस जाने के कोई चांसेस नहीं थे। अब वो जैसे तैसे लोकेशन के पास पहुंच रहा था जहाँ पर बिली बैट का साइन था। अब यहीं से 1963 के टाइम पर हमें दिखाया जाता है डेलिस में, जब स्मिथ केविन यामागाटा को निकाल रहा था। तब याद होगा तो स्मिथ को गोली लगती है आंख पर, तभी तो उसकी आंख चली गई थी। तो उसके बाद वहां पर एक्चुअली में कुरुस आकर उसे बचाता है और उसे हॉस्पिटल तक ले जाता है, और उसने ये भी कहा था कि जो केविन यामागाटा है उसे बचा कर रखना, वो बहुत जरूरी है, अगर वो मरा तो सब खत्म। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेक चक था वो तो काफी ज्यादा नाराज था इस नए वाले बिली बैट के वर्जन से, और यहाँ पर जो रियल चक था और यहाँ तक कि उसकी बेटी थी, वो दोनों के दोनों ही उसका विरोध कर रहे थे, और वो अपनी शर्त रख देते थे कि केविन गुडमैन का ही अब बिली बैट ड्रॉ होगा। अब वो गुस्से में अब वो अपनी गाड़ी लेकर जाता है सीधा कोठे पर, एंड फिर अपना गुस्सा निकालता है वहां पर। उसके बाद वो गाड़ी चलाते हुए वापस आ रहा था, तभी उसकी गाड़ी एक बंदी से टकराती है, और एक्चुअली में वो बंदी उसकी कोई एक्स वगैरह थी जिसे उसने प्रेग्नेंट भी कर दिया था, और उससे उसका एक बच्चा भी था। अब उनकी गाड़ी भी हॉलीवुड साइन के सामने ही रुकी थी, और वो कहती है बंदी कि क्या कोइंसिडेंस है, यहीं पर तो हम पहली डेट पर आए थे, याद है तुम्हें। अब जो चक था वो उस लड़के को गोदी भी लेता है और उसे खिलाता है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुरुस फाइनली मून वाले बिली से मिल गया था, फाइनली उसे दिख रहा था बिली। अब बिली कहता है जल्दी अपनी विश बता, और यहाँ जो केविन था वो भी ड्रॉ कर चुका था, और वो बस यही सोच रहा था कि यार इस एंडिंग को मैं कैसे बदलूं, अगर मैंने नहीं बदली तो अर्थ खत्म। अब सबको यही लग रहा था। कुरुस यहाँ तक आया और उसकी विश है कि वो इस वर्ल्ड को एंड करे या रीसेट करेगा, क्योंकि जो भी उसने ये जिंदगी जी उससे रियलाइज हुआ कि ये दुनिया कितनी ज्यादा क्रूल और करप्टेड है, और इसे सही करने का एक ही मकसद है, या तो इसे रीसेट करो या खत्म करो। लेकिन उसके बाद भी जब वो यहाँ मून से अर्थ को देखता है तो वो काफी खूबसूरत दिख रहा था, और उसका जो मन था ना वो चेंज हो जाता है कि उसे ये अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। अब वो यही सोचता है कि अगर मेरे जैसा बंदे का भी मन चेंज हो सकता है, मैं बदल सकता हूँ, तो जो यहाँ पर अर्थ पर लोग रह रहे हैं क्या पता वो भी बदल जाए और वो भी अच्छे बन जाए, और इसीलिए फिर वो विश नहीं मांगता। और इसी तरह केविन भी अपनी मांगा को एंड करता है एंड दुनिया बच जाती है। अब यहाँ से एक टाइम स्किप होता है थोड़ा सा, और हम आते हैं 1990 में, जहाँ जो चक कल्किन था वो गुजर चुका था, वही फेक वाला, एंड जो अपना केविन गुडमैन था वो इतने सालों से बिली बैट को बना रहा था, तो उसके बिली बैट ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, क्योंकि उसकी स्टोरी में 2-4 चीजें जो उसने बताई थी वो एक्चुअली में भी हुई फ्यूचर में, जैसे कि एक 1988 का जो बर्लिन की वॉल्स गिरी थी उसके बारे में भी उसने बताया, हाँ अपनी मांगा में पहले ही, और वैसा ही हुआ। सो लोग उसे द प्रोफेट मानने लगे थे, लेकिन जो केविन था उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उसका मानना था कि वो तो सिर्फ मांगा बना रहा है, वो कोई ज्योतिष ही नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन अपने डोर के बाहर मिलता है एक बच्चे से जो उसे अपनी कॉमिक्स दिखाने के लिए लाया था, और वो भी बिली बैट को काफी अच्छा ड्रॉ कर रहा था। केविन समझ गया था मे बी यही उसका सक्सेसर होने वाला है, इसलिए वो कहता है कि अपनी ड्राइंग्स को और अच्छा करो और प्रैक्टिस करो और एक पूरी कहानी बनाकर मेरे पास लाना। अब इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड एज होम, उसमें हम देखते हैं स्मिथ को जो काफी बूढ़ा हो गया था और वहां पर रिटायर्ड लाइफ जी रहा था अपनी, तभी उसे मिलने आता है एक CIA का एजेंट, और उसे वो पूछ रहा था केविन यामागाटा के बारे में, लेकिन वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है, एंड इसलिए फिर जो वो CIA का एजेंट था वो उसे किडनैप ही कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था शायद ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां उसे बचाने आता है कोई और नहीं, अपना हेनरी चार्ल्स टीवाई। जी हाँ, जिंदा है, एंड ये एक बढ़िया बंदा बन गया थैंक्स टू केविन यामागाटा। जैसे तुमने पिछला पार्ट देखा तुम्हें पता ही है भाई कि इसकी माँ के पर्सपेक्टिव वाली स्टोरी देखकर ये काफी इमोशनल हो गया और ये चेंज हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑड्रे को अपने बाप के मरने के बाद सारी संपत्ति उसे मिल जाती है, लेकिन बिली लैंड के नीचे काफी सारे फ्लोर्स बने हुए थे। उसका जो सबसे लास्ट फ्लोर था 24th फ्लोर, वो सिर्फ उसके नाम नहीं था, वो था इंस्पेक्टर फिनी के नाम। अब हम देखते हैं कि वहाँ बिली लैंड के अंदर एक स्पेशल सीक्रेट एलिवेटर था जिसे वो 24th फ्लोर पर जाता था, एंड उस फ्लोर के अंदर एक पूरी रिसर्च टीम उसने बना रखी थी जो वो स्क्रोल के बारे में सब कुछ डिटेल इकट्ठा कर रहे थे। तुम्हें याद ही होगा कि 1964 में इन्हीं के पास वो स्क्रोल आ गया था, और हम देखते हैं कि उस स्क्रोल को जब पूरा खोला गया तो हमने 3-4 चीजें तो देखी थी, बट लास्ट में एक और चीज थी, कुछ जैपनीज अक्षर से लिखा गया था। और तभी हम देखते हैं कि उसका एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम था जेफरी, और वो उससे कहता है कि मैंने ये डिकोड कर लिया, और वो हैरान हो जाता है क्योंकि
लगभग 26 साल हो गए हैं उन्हें, और आज जाकर उसने वो कोड डी कोड कर ही ली। वो बताता है कि ये कुछ नंबर्स हैं जो कि काफी लंबे लंबे थे। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा पास्ट में ले जाता है, जब जो हमारा फेक चक था वो मरा नहीं था, वो अपने थोड़ा अपना ऐसी मतलब मरने वाली स्टेट में था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था बेड पर। और तभी वो एक बंदे से मिलता है वहां पर जिसका नाम था मोर हाउस, जैसे उसने ही बुलाया था, और उसे काम देता है कि बिली बैट के जो भी दूसरे आर्टिस्ट है इस दुनिया में, जो भी बिली बैट को कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब को खत्म कर दो, सिर्फ चक कल्किन का बिली बैट रहना चाहिए। यानी कि वो केविन गुडमैन की बात भी कर रहा है कि उसे भी उड़ा दो, और ऐसे ही उसने कुछ सालों पहले हेनरी से भी करवाया था। अब इधर हम देखते हैं जो फिनी था वो सारे नंबर्स को देख रहा था, तभी उसका एक जो प्रोफेसर था वो उससे थोड़ी ऐसे बहसबाजी हो जाती है उन दोनों की, और वो कह रहा था कि इन नंबर्स को ऐसा थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी फिनी नोटिस कर लेता है कि उसने अपने पीछे एक गन छुपा रखी है, और वो उसे कहता है तुमने अपने पीछे गन क्यों छुपा रखी है और तुम इतने डरे हुए क्यों। तभी वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही फिनी उसे देता है। अब इधर से जेफरी एकदम जग के आता है डरा डरा। फिनी उसे कहता है जेफरी तुम मेरे साथ हो या फिर इसी की तरह ऊपर जाओगे। वो कहता है बिल्कुल आप ही के साथ हूँ सर। वो कहता है ठीक है, तो अब इन नंबर्स का पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि ये जो पीछे के जो नंबर्स हैं ये सेम क्यों है। अब क्या था कि जो उन दो नंबर्स थे उन दोनों के जो पीछे के 8 नंबर थे वो सेम थे, 20010911, यानी कि तुम समझे नहीं, उल्टा पढ़ो इसे 11/9/2001, 11 सितंबर 2001। इस दिन क्या हुआ था याद है ना, 9/11 अटैक, यानी कि इन नंबर्स में उस अटैक के बारे में बताया गया। अब इधर हम देखते हैं जो केविन था वो अपनी कॉमिक में एक सीन में आता है जिसमें 2 ट्विन टावर खड़े हुए थे एंड एक एयरप्लेन आकर उससे टकरा जाता है, सेम वही इंसिडेंट। एंड इसके बाद पूरे शहर में सब कुछ बदल जाता है। एंड फिर उसने एक और फोटो बनाई हुई थी जिसमें एक बच्चा था और बाकी सारी तरफ काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन जो था वो कई सालों के बाद अपने घर जाता है और वहां वो मिलता है अपनी माँ से। अब जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी कुछ पुरानी ड्राइंग्स रखी हुई थी और उसी में से बिली आकर उससे बात करता है। अब इसके बाद जो केविन था वो लिखता है कहानी कि अगर कुरुस ने रिक्वेस्ट करी होती हिस्ट्री को चेंज करने का तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो हम देखते हैं कि जो कुरुस था वो शुरू से ही काफी ज्यादा अच्छा हो जाता ड्राइंग में और वो बिली बैट की ड्राइंग्स पहले से ही बनाना चालू कर देता। उसके बाद वो जो बुलीज थे वो भी उसके दोस्त बन जाते, उसके माँ बाप थे वो भी उससे काफी ज्यादा प्राउड करते और उसके बाद वो मांगास ऐसे ही बनाता रहता और धीमे धीमे करके उसकी मांगा सक्सेसफुल होने लगती एंड वो आगे जाते जाते उसकी लाइफ पूरी सक्सीड होती चली जाती, उसके काफी सारे फैन बनते और उसकी मांगा पूरे वर्ल्ड में हिट रहती और वो अपने पेरेंट्स को भी एक अच्छी लाइफ दे पाता। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहा होता एंड बाहर कहीं बेंच पर बैठा हुआ होता। तभी कुछ फैंस आते उसे पहचानते और उसका ऑटोग्राफ लेते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर साइड में सब कुछ तबाह हो गया था। बट वही सिचुएशन थी, उसने विश नहीं मांगी थी बट केविन ने वो रीरोट कर दिया था उसकी स्टोरी कि वो अपनी लाइफ एक्चुअली में कैसी चाहता था। अब इसके बाद बिली कहता है कि यार याद रखना जब वो 2 टावर्स गिरेंगे ना उसके बाद बहुत तकलीफ होने वाली है इस दुनिया को। एंड फिर बस उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो अपनी दूसरी पेंटिंग देखता है जिसमें एक बंदा खड़ा था गाड़ी के अंदर जिसने गन भी ले रखी थी। अब उसे याद आता है कि उसकी माँ ने अभी अभी उसे बताया था कि एक बंदा उन्हें दिखाता जो उनके घर के बाहर ही खड़ा रहता था गाड़ी लेकर। अब वो समझ आता है कि उनकी जान खतरे में, इसलिए फिर वो अपने ड्राइवर को बुलाता है और अपनी माँ को उनके साथ कहीं दूर भिजवा देता है और फिर वो खुद एक टैक्सी पकड़ता है और वहां से निकलता है। अब वो जो बंदा था उसका पीछा करने वाला वो उस गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। अभी क्या था कि ये सब कुछ उसने पहले ही ड्राइंग में बना रखा था जब वो काफी छोटा था। तो अब उसे ये भी पता था कि जो सामने ये बंदा बैठा हुआ है टैक्सी वाला ये भी उसी बंदे से मिला हुआ है। तो वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम मिले हुए हो उससे, पर हाँ मुझे ये भी पता है कि जब तुम मुझे उसे पकड़वा दोगे तो वो तुम्हें पैसे वैसे नहीं देगा बल्कि तुम्हें भी मार देगा और इसीलिए अब मैं जो कहता हूँ वो करो। अब आगे एक मोड़ आने वाला होता है, वो कहता है कि यहाँ पर गाड़ी तेज चलाकर मोड़ना। अब जैसे जैसे वो करता है वो गाड़ी से कूद जाता है और वो उसे चकमा देता है और वो बंदा उसी गाड़ी का पीछा करता रहता है और ऐसा भी उसकी पूरी मांगा में लिखा हुआ था कि वो ऐसे कूदेगा। अब इसके बाद वो लिफ्ट लेता है फिर आने वाली गाड़ी से, लेकिन तभी वहां पर दूसरी गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है और हम देखते हैं कि उस गाड़ी में बैठा हुआ था हेनरी और वो उसे कहता है क्या तुम भी क्या लापरवाही कर रहे हो,
ये वाली गाड़ी भी जिसे तुम लिफ्ट मांगने वाले थे, ये भी उन्हीं के आदमी थे। तभी केविन उसे दिखाता है ड्राइंग। वो कहता है मुझे पता था कि क्या होने वाला है यहाँ पर। अब वो उसे अपने साथ बैठाकर ले जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मिस्टर स्मिथ ने भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। अब इधर हम देखते हैं जो फिनी का ऑफिस था 24th फ्लोर पर, वहां आता है मोर हाउस, जिसे एक्चुअली में चक कल्किन नहीं भेजा होगा। एंड फिर वो फिनी को कहता है कि मेरे पास सारे कागज हैं और ये सारी जो फ्लोर है पूरा ये मेरे नाम कर दिया है चक कल्किन ने, तो अब तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओ। लेकिन वो नहीं मानता। वो क्या करता है, वो सब कुछ जितना भी टाइम उस पर बचा था वो सारा स्क्रोल वगैरह लेकर वहां से निकलने वाला होता है और जेफरी को बुला रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेफरी जो था वो उसे धोखा दे देता है और उसे मरवा देता है। एंड फिर स्क्रोल वगैरह सब मोर हाउस के अंडर आ जाता है। एंड फिनी के लिए सही में बुरा लगा क्योंकि वो बंदा पता नहीं कब से 1949 से आई थिंक जब से वो चालू ये मांगा तब से वो कम से कम 40 साल हो गए, तब से वो उस स्क्रोल के पीछे पड़ा हुआ था और आज जाके जब वो डीकोड हुआ तो बेचारा मारा गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि फिर से एक टाइम स्किप हुआ और हम आ चुके हैं जनवरी 2001 में। हम देखते हैं कि जो केविन था उसका मन भर गया था बिली बैट बनाकर 20 साल से बना रहा है। तो वो चाह रहा था कि कोई उसे सक्सीड करे और इसलिए उसने काफी सारे मांगा आर्टिस्ट की ड्राइंग्स मंगवाई थी और वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे। और जो अपना हेनरी था वो चेक कर रहा था कि कौन उसमें से केविन को सक्सीड कर सकता है। और हेनरी को इसकी काफी नॉलेज थी क्योंकि तुम्हें याद होगा कि वो पहले यही तो काम करता था। वो जो भी फेक पहले के बिली बैट की जो भी ड्राइंग्स थी उन्हें खत्म करता था। अब तभी केविन बाहर जाने को होता है और वो देखता है कि वही छोटा बच्चा जो 11 साल पहले उससे मिलने आया था वो अब बड़ा हो गया था और अब वो अपनी एक पूरी मांगा बनाकर उसके सामने आया था। अब केविन जब उसकी मांगा को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो तो झट से उसे अप्रूव कर देता है कि ही इज द सक्सेसर, यही बना सकता है अब आगे बिली बैट को। एंड फिर वो परमिशन दे देते हैं उसे कॉमिक्स बनाने का। और हाँ, इस बंदे का नाम है टिमी। अब मैं इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वही मोटा जो सेंसे का असिस्टेंट यामाशीता, जो कि जापान के अंदर जो एक बिली वर्ल्ड बनाया था। अब 2001 में आ चुके हैं तो बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है इनकी कंपनी और कई सारी कंट्रीज में इन्होंने बिली वर्ल्ड खोल दिया। तो वहाँ जापान वाले बिली वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट था वो था अपना ये यामाशीता। उसने वहाँ पर पूरा अच्छे से कम्युनिकेट करके और वो हिट करवाया था। बट हाँ, अब उसका रिटायरमेंट का टाइम हो गया था तो वो रिटायर हो गया था। अब इसके बाद वो जाता है जोफू सेंसे की ग्रेव पर उनसे मिलने। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उनके जो ग्रेव है उसके पीछे किसी ने बैट का साइन बना दिया था। और वो कहता है पिछले महीने तो मैं आया था तब तो नहीं था। तभी वो ऊपर आसमान में देखता है तो वहां से एक बैट दिखता है। एंड फिर वो उसका पीछा करता है। वो सीधा उसे ले जाता है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में वो सीधा घुस जाता है डैलस की फ्लाइट में। वो जल्दी से जाता है और डैलस की फ्लाइट ले लेता है और उसके बाद वो सीधा डैलस उतरता है अमेरिका में। अब टैक्सी लेकर वो उसका पीछा करे जा रहा था। फिर वो लोकल एरिया में जाकर एक घर में घुस जाता है और वो सीधा जब जाकर उस घर में देखता है तो वो एक्चुअली में पता किसका घर था, जैकी का। और ये लगभग 35 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैकी जो थी वो भी काफी बड़ी हो चुकी है एंड उसकी एक बेटी भी है। अब इधर हम देखते हैं जो केविन था वो अमेरिका में हर ट्विन टावर पर जा रहा था देखने के लिए कि किस वाले पर अटैक हो सकता है। हमें तो पता है कि देखो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग पर ही अटैक हुआ था। इन्हें नहीं पता है ना अभी ये पास्ट में क्विकी। और ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि तुम्हें पता है कि बिली ने ऐसे बताया। और अमेरिका पता है इसने किसने बताया, टिमी ने। टिमी क्योंकि अभी बिली बैट की स्टोरी लिख रहा है और वो भी बैट को देख सकता है और उसी ने बताया कि मैं एक बना रहा हूँ आगे की मांगा जिसमें 2 टावर्स उड़ेंगे और वो एक्चुअली में अमेरिका के अंदर होगा। अब इधर हम देखते हैं जो यामाशीता था वो जैकी के घर ही रहता है और जैकी फिर उसे बताते हैं कि मुझे भी अभी रिसेंटली बैट की आवाज सुनाई दी थी और वो मुझसे फिर से एक मैसेज सेंड करवाना चाहता है। आखिर क्यों वो 35 साल के बाद वापस आ रहा है मेरे पास। अब यामाशीता भी उसे बताता है कि उसे यहाँ तक भी बैट नहीं पहुंचाया। अब इसके बाद जो हेनरी था वो रोड पर ही घूम रहा था और तभी उसे एक शॉट लगता है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें टिमी दिखाया जाता है जो केविन से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी मांगा में वो ट्विन टावर वाला अटैक कहाँ पर करवाऊंगा। और वो कहता है न्यूयॉर्क। सो यस, सारी कहानी वैसी चल रही है। और अब केविन समझ गया था कि न्यूयॉर्क में के वही ट्विन टावर पर ही होने वाला हमला। अब इधर हम देखते हैं हेनरी को जिसे गोली लगने के बाद ना उसे बैट दिखता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर मांगना है, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे। अब इधर से ही हम सीधा देखते हैं हेनरी को जो कि हॉस्पिटल में था और वो बच गया था। अब डॉक्टर आकर उसे बताता है कि एक्चुअली में तुम काफी अनलकी थे, जहां से तुम निकल रहे थे वहां पर कुछ बैंक रॉबरी वगैरह हो रही थी और गलती से एक गन शॉट
तुम्हें आकर लग गया, पर चलो तुम इतने लकी थे कि बच गए। अब इसके बाद हम देखते हैं जो जैकी थी वो यामाशिता के सामने मिलकर केविन गुडमैन को ढूंढ रही थी, क्योंकि बैट ने जो मैसेज दिया था ना वो केविन गुडमैन तक उसे पहुंचाना था, लाइक पिछली बार की तरह केविन यामागाटा को पहुंचाना था। अब वो घर पर भी जाते हैं उससे मिलने, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब लकीली वो उन्हें मिल जाता है एक बर्गर प्लेस पर जहाँ पर वो बर्गर खा रहा था, एंड फिर वो सीधे जाकर उसे बताती है कि बैट ने मुझे तुम्हें मैसेज देने को बोला है कि जो टिमी है वो एक्चुअली में एक झूठा है और वो बैट को नहीं देख सकता। अब ये सुनकर वो शौक था कि अब क्या करूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अटैक होगा तो वो कुछ करेगा इसे रोकने के लिए, लेकिन अब इसने बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा है तो फिर क्या, अगर वो बिली बैट को नहीं देख सकता है तो मतलब तो वो नहीं कर सकता है फ्यूचर प्रिडिक्ट, और फिर उसे ट्विन टावर वाला इंसिडेंट कैसे पता। तो अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ गई थी उसके दिमाग में। अब इधर से ही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हेनरी और स्मिथ के बीच जो लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी उसे। स्मिथ बताता है कि जब उसे आंख पर गोली लगी थी ना और वो बिल्कुल मरने की स्टेट में था, तब बिली बैट उसे दिखा था पहली बार, और उसने मुझसे एक चीज करने को कहा था। उसने कहा था कि आगे जाकर केविन गुडमैन को तुम्हें बचाना होगा, क्योंकि अगर वो मरा सब खत्म। फिर आगे जाकर वही मेरा एक मिशन बन जाता और मैं केविन गुडमैन को बचाता हूँ। सो याद रखना, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी कंडीशन हुई तो जो बैट बोले वो बस चुपचाप कर देना, क्योंकि उसी में भलाई है। और बस अब हेनरी के साथ भी ऐसा हुआ था। उसे बैट ने क्या फेवर दिया अभी तक तो हमें ये नहीं बताया, लेकिन वो केविन से रिलेटेड ही था, इसलिए वो जा रहा था केविन से मिलने न्यूयॉर्क। अब केविन जो था वो न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर पहुंच गया था, क्योंकि उसे बचाना था। तो वो वहां पर पहुंचा था अपनी टोली को लेकर, अपने दोस्तों को जो बैंड में थे ना वही वाले, और उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम बैंड बजाओ और लोगों को बस संकेत करो कि इस टावर से दूर रहे। अब इसके बाद वो भी फिर माइक पर बोलने लगता है कि प्लीज आज आप इस टावर से दूर रहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, गलत है सब कुछ। मुझे बैट ने आकर बताया कि ट्विन टावर जो है वो ये वाले खतरे में नहीं है, बल्कि शिकागो के खतरे में। अब हमें यहाँ पर ये तो हम रीडर्स को तो पता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2001 के जो इंसिडेंट हुआ था 9/11 वो इन्हीं टावर पे हुआ था। यानी कि तुम समझ रहे हो, यहाँ पर जो केविन था उसके दिमाग में उस बैट ने बात डाल दी थी कि जो टिमी है वो झूठ बोल रहा है। तो अब उसे लगता है शायद सही बात है कि टिमी झूठ बोल रहा है, तो वो शिकागो के लिए निकल जाता है। लेकिन एक्चुअली में अब हमें दिखाया जाता है कि जो बैट था उसने एक्चुअली में इससे फेवर मांगा था हेनरी से कि तुम्हें झूठ बोलना होगा केविन से, और उसे बस न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से हटाना होगा, क्योंकि वहां अटैक होगा और वो मरना नहीं चाहिए। बस उसने ये काम कर दिया। अब तुमने देखा यहाँ पर 2 बार बैट ने क्या मैनिपुलेट कर, यानी कि तुम समझ रहे हो बैट झूठ भी बोलता है। तो तुमने देखा कि उसने कैसे मैनिपुलेट कराया। पहले उसने जैकी से एक मैसेज भिजवाया ताकि टिमी के लिए उसे थोड़ा सा ऐसा लगे, अनश्योरिटी हो। जब हेनरी ने उससे कहा कि शिकागो में है तो वो हाल मान गया, क्योंकि पहले वाला स्टेटमेंट उसके दिमाग में था। सो वाओ, माइंड ब्लोइंग मैनिपुलेशन। अब इसके बाद जो हेनरी था वो जाता है सीधे उस बिल्डिंग में और जाकर सब लोगों को वहां से निकालने लगता है, जितने वो लोगों को निकाल सकता था जैसे बोल बाल के। एंड तभी हम देखते हैं कि एयरप्लेन आता है 6:15 को एंड बूम, टावर से टकरा जाता है। एंड जो हेनरी था वो भी इसी इंसिडेंट में मारा जाता है, क्योंकि वो सबको खाली करा रहा था जितने लोगों को हो सकता था। अब इसके बाद जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का वो वॉर की घोषणा कर देता और हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी देश की। अब जो केविन था उसे अफसोस था और उसे लग रहा था कि क्यों हेनरी ने मुझसे झूठ बोला, आखिर क्यों। और इसके बाद जो केविन था उसने बिल्कुल बिली बैट को ड्रॉ करना बंद कर दिया था और वो हट गया था सबसे, और इसलिए अब जो टिमी था वो सब कुछ अब खुद हैंडल कर रहा था। और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही टिमी सजेस्ट करता है कि जो बिली बैट का मॉडल है ना वो अब फिर से चक कल्किन वाला ही मॉडल बना दिया जाए, यानी कि वो क्यूट वाली आंखों वाला। अब ये सुनकर चक जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन वो सोचता है कि मे बी बिली ने इससे ये कहा होगा चेंज करने को तो सही होगा। बट फिर हमें पता चलता है और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि इसे ये करने के लिए बिली ने नहीं कहा, ये खुद कर रहा है। सो ईयर 1990 में ये चक कल्किन से मिलने जाता है जब ये छोटा सा था 10-11 साल का, और फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि यही फेक चक कल्किन का बेटा है। याद होगा वहां पर हॉलीवुड साइन पर एक औरत मिली थी, उसे हाथ में बच्चा था, वो बच्चा टिमी था। सो यस, एक्चुअली में ये इसका नाजायज बेटा है। और जब ये बात ये सब कुछ वो बताता है चक कल्किन को तो उसे विश्वास हो जाता है और वो कहता है कि बेटा मेरी लेगेसी को सेव करके रखना। सो समझे, एक्चुअली में सब कुछ उसका प्लान था, जिस तरह से वो अंदर घुसा बिली बैट की मांगा में, और अब यहाँ पर उसने
चेंज भी कर दिया। अब इधर से हम देखते हैं कि यहाँ से सीधा स्टोरी आगे जाती है 2015 में, जहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग कई सारी कंट्रीज में, मतलब सिटीज में भी कई सारे बिली लैंड खुल गए थे। एंड जो बिली बैट था वो एक ब्रांड बन चुका था, और जो इनकी कंपनी थी कल किंग एंटरप्राइजेस, वो कई बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी थी। एंड इतने समय में टिमी ने अपनी मांगा में लिख लिख कर कई सारे जो प्रेडिक्शंस होने वाले थे फ्यूचर में, वो सारे प्रूव भी करे थे। तो वो अभी नया प्रॉफिट बन रखा था। यहाँ तक कि अभी टिमी ने बड़ी ही चालाकी से जो ऑर्डर थी उस कंपनी की मालिक, उसे भी उसकी गद्दी से हटा दिया था, और वो खुद ही उसका प्रेसिडेंट बन गया था। सो कंपनीज में काफी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो उसने उन सबको मना लिया, क्योंकि एक्चुअली में उसी बिली बैट की वजह से आज उनकी कंपनी बिलियन डॉलर की बन गई है। तो उन सब ने मान ली उसकी बात, और ऑड्रे को उसने आउट कर दिया, और अब वो खुद मालिक बनकर बैठा है पूरी कंपनी का। बट हाँ, ऑब्रे पे एक चीज थी, बिली बैट के पब्लिशिंग राइट्स, क्योंकि वो उसके खुद के नाम करवाए थे उसके बाप ने। अब वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। ऑफ कोर्स गुस्सा ही होगी ना। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ पास्ट में 2002 में जो केविन था वो जैकी से बात करता है, और जैकी उसे बताती है कि जब मैं 1964 में आखिरी बार केविन से मिली थी ना, तो उसके बाद जब हमें स्क्रोल मिला था तो उसके बाद हम जाने की सोच रहे थे बेस्क्यू, स्पेन में एक शहर है, और वो जेवियर का भी होम टाउन था। तो हो सकता है कि अभी केविन यामागाटा वही हो, और इसीलिए फिर वो जाते हैं ब्रेस्क्यू। अब वहां पर उन्हें एक कैबिन मिलता है नदी के किनारे, और वो वही कैबिन था, अगर तुम्हें याद नहीं है, जहाँ स्मिथ और हेनरी की लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी। और हाँ, इधर ही केविन यामागाटा भी गया था, वो यहाँ पर रुकने के लिए आया था, और उसने वहां पर बैठकर बिली बैट का एक एडिशन भी लिखा था, मिस्ट्री ऑफ केव्स। जाकर जब केविन पढ़ता है तो उसमें उसे दिखता है कि कुछ लोग थे जो जाते हैं एक गुफा के अंदर किसी मिस्ट्री को खोजने के लिए, और तभी वो गुफा के अंदर जो पत्थर होते हैं वो उन पर गिर जाते हैं, और वो दब के मार जाते हैं सबके सब। अब हम देखते हैं 2002 में ही जो मोर हाउस था और उसकी पूरी टीम, जेफरी ने जो नंबर्स डिकोड करे थे ना उस स्क्रॉल से, वो एक्चुअली में एक लोकेशन को लोकेट कर रहे थे। वो एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स थे, और वो लोकेशन पता कौन सी थी? यहीं की ब्रेस्क्यू की, जहाँ पर एक केव थी। और वो केव पता कौन सी थी? तुम्हें याद होगा तो जेवियर एक केव में गया था और वहां पर उसे बिली बैट मिला था, वो केव यही थी। और वो फाइनली उस केव में पहुंच जाते। अब मोर हाउस अपनी टीम के साथ उस केव में घुस जाता है। अब वहां पर वो देखते हैं तो ऊपर हर तरफ बैट की पेंटिंग बनी हुई थी। अब सामने जाते हैं तो वहां पर एक बिली बैट का पूरा ऐसा गाड़ कर सिंबल सा बनाया हुआ था। अब मोर हाउस का एक बंदा जो होता है वो जब आगे जाता है तो जो बिली बैट था वो उसके सामने निकल कर बाहर आ जाता है। बिली उससे पूछता है क्या चेंज करना है तुम्हें हिस्ट्री में। अब वो कह देता है कि पास्ट में मेरी एक प्रेमिका थी जिससे मेरा रिश्ता टूट गया, मुझे वो वापस चाहिए। वो कहता है ठीक है, और फिर अपना पंख फैलाता है और उसे पास्ट में भेज देता है जहाँ उसकी प्रेमिका जा रही थी। और वो जाता है उसके पीछे पीछे, तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो देखता है तो मोर हाउस वहां पर खड़ा होता है और सामने पूरा डिस्ट्रक्शन मचा हुआ था और कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। फिर वो देखते हैं तो पीछे वही ट्विन टावर आ जाते हैं जो गिरने लगते हैं, और तभी हम रियलिटी में देखते हैं तो वहां पर जो गुफा थी उसके ऊपर से पत्थर क्रैक होकर उनके ऊपर गिर जाते हैं और वो दब जाते हैं। और यहाँ पर तुम्हें कुछ कनेक्ट हुआ जो अपना केविन यामागाटा ने मांगा लिखी थी वही केव्स वाली, उसमें यही हुआ था, यानी कि ये इनकी स्टोरी लिख दी थी उसने। अब इसके बाद हम फिर से 2015 में आते हैं। हम देखते हैं कि मोर हाउस जो था वो बेड पर पड़ा हुआ था और वहां पर आता है टिमी उससे मिलने और वो दिखाता है मिस्ट्री ऑफ केव्स वाली वही वाली कॉमिक और कहता है कि इसे पढ़कर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। देखो अब तुम्हारी हालत तो वैसे भी खराब हो चुकी है, तो क्यों ना वो स्क्रोल तुम मुझे दे दो ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। अब 2002 के आसपास ही हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बिली बैट बनाना बैन था और वहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिली बैट को बना देते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाला बंदा आता है और उस पर गन तान देता है शूट करने के लिए। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि ये मैंने बनाया है, और वो बंदा बिल्कुल जोफू सेंसे की तरह लग रहा था, लेकिन वो नहीं था। ये बंदा पता है कौन है? केविन यामागाटा, जिसने बिल्कुल जोफू सेंसे वाला स्टाइल रख रखा है। अब वो आर्मी वाले आते हैं और उसमें पूरी तरह बजाने लगते हैं और फिर वो उसका हाथ भी काट देते ताकि ये सब वो दोबारा ना बना पाए। अब फिर से हम 2015 में आते हैं और हम देखते हैं जो ऑब्रे थी वो अपने बिली बैट के राइट से ना कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंपनी तो वैसे ही चली गई थी उसके हाथ से। तो वो सोचती है कि वो बिली बैट को आगे पब्लिश करेगी क्योंकि उस पर तो राइट है, तो ये पूरा लीगल है। अब वो जाती है कई कंपनीज से पूछने के लिए, लेकिन वो सब के सब मना कर देते हैं। वो ये देखकर हैरान थी, बट वो बताते हैं कि जिसने भी आज तक चक कल्किन की जो बिली बैट थी उसके वर्जन्स बनाने की कोशिश करी वो सब के सब मारे गए। सो जो कि सही बात थी, उन्होंने सबको सबको मरवा दिया। तो
इसीलिए सब के सब डरे रहते थे, उनका डर था, खौफ था, क्योंकि कौन ही अपनी जान जोखिम में डालकर बिली बैट को बनाएगा। अब इसके बाद जो ओबरे थी वो वही उस वाली दुकान पर जाती है जहाँ पर उसे सारी की सारी बिली बैट मिलती है। फिर वो केविन यामागाटा की बिली बैट और बाकी की कॉमिक्स पढ़ती है एंड उसे उससे प्यार हो जाता है और उसे समझ में आता है कि वाह, केविन यामागाटा इज अ लेजेंड। और फिर वो फैसला करती है कि वो केविन यामागाटा की ही मांगा उसको फिर से रिपब्लिश करेगी। और फिर वो जाती है किसी छोटे मोटे पब्लिशर के पास, क्योंकि उसे पता था वो तो कम से कम करेगा ही ना, फिर अब बड़े बड़े तो कोई कर नहीं रहा डर के मारे, और ऊपर से उसे बदला भी तो लेना था टिमी के बिली बैट से। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से पास्ट में जो केविन यामागाटा के साथ होता है। उसके बाद ही वो उन बच्चों से केविन गुडमैन वहां पर आकर मिलता है। तभी वहां पर वो बच्चे बताते हैं कि जो बंदा आर्टिस्ट था बिली बैट का, उसका हाथ काट दिया ऑफिसर्स ने और वो अपने साथ भी उसे ले गए हैं, शायद वो अब तक मर गया होगा। और ये सुनकर केविन समझ तो जाता है कि ये यामागाटा की बात कर रहे हैं, और फिर वो रोता भी है कि वो आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाया। और इधर से हम सीधा शिफ्ट आते हैं 2016 में, जहाँ जो जैकी की डॉटर थी ना, वो फिल्म मेकिंग के ऊपर स्टडी कर रही थी और इसीलिए उसे द फेमस डायरेक्टर अकेची के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना था। इसलिए वो फिर वो जाती है उनसे मिलकर उनकी असिस्टेंट बनने, ताकि वो पूरा सीख सके कि वो कैसे कैसे फिल्में करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट बना सके। अब इसके बाद फिर वो दिखाता है कि तिब्बत में फिर से ये बैड साइन दिखा है और अब उनकी रिसर्च के लिए उन्हें तिब्बत जाना होगा। अब हम देखते हैं कि उस साइन को देखकर जो टिमी था वो एकदम बौखला गया था एंड फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि जो भी ये बना रहा है उन सबको खत्म करवा दो। और वो ऐसा ही हो गया था, जो भी उसके बिली बैट को कॉपी कर रहा था वो सबको खत्म करवा रहा था, क्योंकि वो पूरा एक रूथलेस बिजनेसमैन बन गया था, वो पूरा करप्ट हो चुका था। तभी हम इधर देखते हैं जो अकेची और जैकी की बेटी थी वो पहुंच गए थे तिब्बत, और तभी वहां पर उसे बैट की आवाज सुनाई देती है और वो उसे कहता है ब्लैक बैट रिलीजन का जो फाउंडर है उसे मार दो। ब्लैक बैट रिलीजन वही बंदे हैं जिन्होंने वो तिब्बत के अंदर वो बैट का साइन बनाया था, यानी कि एक तरह से वो बैट रेवोल्यूशनरी आर्मी टाइप है। अब इसके बाद ये बैट की आवाज सुनकर तो ये पागल हो जाती है और फिर सीधा अपनी माँ को फोन करती है जैकी को और उन्हें बताती है सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद वो फिर केविन गुडमैन को फोन करते हैं और फिर केविन को वो जैकी बताती है कि तुम्हें बिली का मैसेज आया है कि अभी तुम्हें जल्दी से तिब्बत पहुंचना है मेरी बेटी के पास। एंड इसके बाद फिर केविन पहुंच भी जाता है वहां पर और उनसे जाकर मिलता है। इधर हम देखते हैं जो टिमी था वो भी चाइना पहुंच जाता है और उधर के जनरल सेक्रेटरी से मिलता है और उनसे कहता है कि उस पूरे बैट रिलीजन की जो भी वो पूरा ग्रुप है उन सबको मरवा दो, खत्म करवा दो, मुझे नहीं पता, बस उनका काम तमाम करो। अब हम देखते हैं कि वो सब के सब बिली बैट रिलीजन का जो एक जगह थी वहां पहुंच गए थे। अब आगे जाते हैं तो उनका लीडर जो था वो एक गुफा के अंदर था। अब गुफा में जाकर वो देखते हैं तो बिली बैट की जो इमेजेस पिक्चर्स थी वो दीवारों और हर जगह बनी हुई थी पत्थरों पर। अब हम देखते हैं तो वहां पर उन्हें यामाशीता दिखता है, वही मोटू। एंड आगे जाकर वो देखते हैं तो वहां था केविन यामागाटा जिसके दोनों हाथ कट चुके थे और उसके बाद भी वो मुंह के अंदर ब्रश रखकर मांगा बनाए जा रहा था। अब जैसे ही केविन गुडमैन उसे देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है और जाकर उससे सीधे गले लगाता है। अब उसके बाद केविन यामागाटा गुडमैन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टरपीस को आगे कंटिन्यू कर, बट एक कंडीशन है मेरी कि तुम हमेशा मांगा बनाते रहोगे और कभी रुकोगे नहीं। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ आर्मी वाले बंदे आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए टिमी के ऑर्डर पर, इसलिए फिर उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। अब वहां पर काफी सारी गुफा थी निकलने के लिए। केविन उससे पूछता भी है लेकिन यामागाटा उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हें कहाँ से निकलना है, यहाँ से तुम्हें खुद ही चूज करना होगा। एंड फिर वो खुद चूज करता है। जो यामागाटा था वो तो दूसरी तरफ से निकल जाता है और केविन और बाकी सब दूसरी तरफ से। अब वो बाहर आ जाते हैं, बच जाते हैं। यामागाटा कहता है कि जाओ अब तुम ब्रेस्क्यू, वहां जाकर तुम अब रियल बैट से मिलो। वो उसे कहता है आप भी चलो मेरे साथ। यामागाटा कहता है नहीं, मैं वहां पर होके आ चुका हूँ, अब तुम जाओ। और इसीलिए फिर अब हमें टाइम स्किप दिखाया जाता है और 2018 में हम देखते हैं कि केविन, जैकी, उसकी बेटी वो सब जाते हैं ब्रेस्क्यू और फिर वो उसी गुफा में घुसते हैं। अब इधर से ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है पास्ट में, जो केविन गुडमैन जब मांगा लिखा करता था तब उसकी वो काफी बड़ी फैन थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो वो एक लॉयर है और केविन गुडमैन की जो मांगा है उसके हक के लिए वो लड़ रही है कि वो आनी चाहिए वापस। हमें दिखाया जाता है कि केविन उधर उस गुफा के अंदर एक छेद के अंदर जाकर गिर जाता है और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे उसने एक मांगा पर काम करा था जिसमें एक अर्ली मैन नीचे गिरा था उस गुफा में। अब सेम टू सेम वैसा ही होता है। सामने वो देखता है तो उसे एक रोशनी दिखती है, वो ऊपर देखता है तो वो चांद की रोशनी आ रही थी एंड फिर बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर वो बिली बैट आता है। एंड इधर तुम देखोगे तो ये बिली बैट दूसरे बिली बैट जैसा नहीं था, ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली उसे बात कर रहा था। सो मे बी ये शायद वो मून वाला ही बिली बैट था और शायद इसे बात करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम सीधा मून पर जाओ या फिर
इस गुफा में आओ। एंड आई थिंक ये वाला बिली बैट जो है वो ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि ये बुरा है। एंड बस यही बात नहीं रुकती, एक और बिली बैट ऊपर से नीचे आता है। ये देखकर केविन की फट जाती है एंड देन उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। और इस शौक यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद आता है तीसरा बिली बैट। एंड अब केविन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर यहाँ पर सब कुछ बिली बैट हमें समझाता है। एंड फिर जो वो सारे के सारे बैट थे वो एक साथ आकर वो एक ही बन जाते हैं। और फिर वो बताता है कि हम सब एक ही थे, ब्लैक व्हाइट एक ही हैं हम सब। एंड फिर वो उसे समझाता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ना तो व्हाइट हूँ ना ही ब्लैक, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। एंड फिर उन्हें वही बैट दिखता है और वो ये भी बोलता है कि मैं कुछ हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम इंसान ही हो ऐसे जो अपने डिसीजंस पर खुद ही खड़े नहीं हो पाते हो और इतने इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो। द मेन चीज वो बताना चाह रहा था कि इंसानों के पास खुद की विल है, इंसानों ने खुद अपने डिसीजन लिए। और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि मैंने उन्हें मैनिपुलेट करा, बट एट द एंड डिसीजन उनका था, क्योंकि मैं किसी को ऐसा नहीं हाथ पकड़ के जबरदस्ती वो काम नहीं करवा सकता था। एट द एंड डिसीजन उन इंसानों का ही होता। और हाँ, तुम्हें पता है जो वो अर्ली मैन था ना, उसी ने सबसे पहले यहाँ पर आकर बिली बैट को देखा था और यहीं पर बिली बैट का जन्म हुआ था, क्योंकि उसी ने सबसे पहले बिली बैट को बनाया था पत्थर से। बैट ये भी बोलता है कि मैं थक गया हूँ बताते हुए तुम इंसानों को हर चीज की तुम्हें अब क्या करना है क्या करना है। तुम हमेशा हमसे पूछते रहते हो, क्या तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्या खुद ले लो चुन लो। नाउ गो ऑन एंड ड्रॉ वट एवर यू वॉन्ट। और बस वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इधर से हम शिफ्ट होता है सीन और हम देखते हैं कि जो चक कल्किन था वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और तभी उसका फेस टाइम होता है केविन यामागाटा से एक आखिरी बार। और फिर वो उससे माफी मांगता है उसके क्रिएशन को चुराने के लिए एंड केविन भी उसे आराम से माफ कर देता है। एंड फिर यहीं से सीधा हमारी कहानी जाती है आगे 2032 में, जहाँ बुढ़ा हुआ टिमी आता है मिलने केविन गुडमैन से, जो कि एक सुनसान जगह पर छोटे से घर में रह रहा था। और हम देख रहे थे कि टिमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। वहीं जो केविन गुडमैन था वो काफी ठीक ठाक लग रहा था और वो अभी भी अपनी मांगाजी लिखे जा रहा था और आज तक वो रुका नहीं था, बल्कि वो बिली बैट की कंटिन्यूएशन स्टोरीज लिखे जा रहा था। अब टिमी आकर उसे कहता है, यार तुम्हारी क्या ही लाइफ चल रही है, ये अभी भी तुम ये मांगास वगैरह बनाए जा रहे हो। वो कहता है, तुमने क्यों मांगा बनानी बंद कर दी। टिमी कहता है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे इतने सारे बिली लैंड हर जगह पर खुले हुए हैं, बिली बैट इतना पॉपुलर हो चुका है, तो मुझे जरूरत नहीं है अभी इस सब, मेरे पास बहुत पैसा और शोहरत है और वैसे भी मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अब सही से बनती नहीं है चीजें। केविन कहता है, मैं तो तब तक बनाऊंगा जब तक मेरी बॉडी में जान है, जैसे मेरे सेंसे केविन यामागाटा ने किया। जब तक वो मरे नहीं तब तक उन्होंने मांगा बनाई, इवन उनके हाथ तक चले गए लेकिन वो तब भी नहीं रुके। फिर हम देखते हैं कि केविन गुडमैन ने उसी लड़की से शादी कर ली थी, वही लॉयर वाली जो उसके हक के लिए भी लड़ रही थी। और हमें यहाँ बातचीत में बताया भी जाता है कि वो जीत भी गई थी वो केस। एंड फिर वो टिमी से कहता है, ये लो ड्रॉ करो ना एक बार तुम भी। अब इसके बाद वो ड्रॉ करता है और सही में उसे ड्रॉ करने के बाद काफी सुकून मिलता है, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो सीधा फिर वहां से वो चला जाता है। बट असल बात यही थी कि उसे उस वक्त काफी पछतावा भी हो रहा था कि उसने ड्रॉ करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आज जब उसने पेन उठाया ड्रॉ करा तो उसे एक अलग ही सुकून और एक अलग ही तसल्ली सी मिली, एक सेटिस्फेक्शन मिला। और अब वो अफसोस कर रहा था कि यार मैंने इतना पैसा वैसा कमा लिया, लेकिन आज भी जो वो केविन गुडमैन है वो मुझसे ज्यादा खुश लग रहा है और मुझसे ज्यादा पैशनेट है अभी भी मांगा को लेकर, और उससे बस जलन हो ही जा रही थी। अब इसके बाद हमारी स्टोरी और आगे जाती है 2063 में, जहाँ फ्यूचर में जंग हो गई थी और काफी सारी लाशें डली हुई थी। तभी यहाँ पर हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो वहाँ पर खाना और पानी के लिए घूम रहा था कि किसी के पास उसे कुछ तो मिल जाए। अब ऐसे आगे चलते चलते वो एक और बंदे से मिलता है जो कि एक और ऑफिसर था। फिर वो दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करते थे। अब उन्हें लग रहा था कि वो एक दूसरे के एनिमी है, तो वो दोनों पीछे नहीं हट रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि अपनी गन डाउन करो, अपनी गन डाउन करो। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही वहां पर बिछी हुई माइंस पर पैर रख दिया था। तभी वो ब्लॉन्ड वाला गंदा अपनी जब शर्ट खोलता है तो उसे उसकी बिली बैट की टी शर्ट दिखती है। एंड बस दूसरा बंदा कहता है, तुम बिली बैट पढ़ते हो? वो कहता है हाँ। और बस ऐसी ही उनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बिली बैट के काफी बड़े फैन थे। एंड फिर वो दोनों ऐसे थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मेरा पैर भी माइन पर है और वो बताता है कि मेरा पैर भी माइन पर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बच्चा आता है जैसे प्यास लग रही थी और वो पानी के लिए तड़प रहा था और तभी वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अब वो दूसरा बंदा कहता है, मेरे पास पानी है, हम इसे पिला सकते हैं, हम इसे बचा सकते हैं। तभी जो ब्लॉन्ड वाला बंदा था वो कहता है, ठीक है मैं चांस लेता हूँ, मे भी हो सकता
लगता है कि जो ये वाली माइन है जो मेरे पैरों पर है वो शायद काफी सालों पुरानी हो और 50% चांस है कि वो ना फटे। फिर वो उसे अपनी बिली बैट की लास्ट एडिशन की जो बुक थी वो उसे निकाल कर देता है और कहता है कि लो तुम पढ़ लेना ही है क्योंकि ये लास्ट वाली तो मैंने पढ़ ली। और फिर वो माइन से पैर हटाता है और दूसरा बंदा एकदम चिल्लाता है कि नहीं, लेकिन बम नहीं फटता। एंड फिर वो जाता है, उसे पानी लेता है और उसे बच्चे को पानी पिलाकर उसे बचा लेता है। फिर वो कुछ टूल लेकर आता है और उस दूसरे आर्मी ऑफिसर को भी बचा लेता है। अब इधर हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है जब बैट से केविन मिला था तो केविन कहता है देखो तुमने मुझे जो भी बताया, जो भी मुझे उससे फील हुआ है, अब मैं उसे मांगा में उतारना चाहूंगा। वो कहता है ऑफ कोर्स, इसलिए तो तुम पैदा हुए थे। एंड फिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मांगा इस दुनिया को चेंज कर पाएगी या नहीं, बट कीप ड्रॉइंग। एंड यस, यहाँ पर आज हम देखते हैं कि उसकी मांगा ने ही इन तीनों को यहाँ पर बचाया। उसकी मांगा की वजह से ये दोनों दोस्त बने और उन्होंने फिर मिलकर उस बच्चे को भी बचा लिया। अब वो बिली बैट की मांगा वो बच्चा पढ़ता है और कहता है उन दोनों से कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मैं ही वो बच्चा हूँ जो इस दुनिया को बचाएगा। एंड ये क्या बात बोल रहा था ये अभी हमें समझ में आती है जब हमें उस कॉमिक का एडिशन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसमें भी ऐसी कंडीशन थी। बिली था, उसका एक दुश्मन था, वो एक ट्रेजर के लिए भाग रहा था और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब ट्रेजर में उसे बताया जाता है कि उसे उस बच्चे को बचाना है क्योंकि वो इस दुनिया को बचाएगा, तो फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाते। जैसा इधर हुआ, दोनों दुश्मन थे और उन्होंने इस बच्चे को बचाया, तो इसीलिए उसका रेफरेंस था कि ये बच्चा आगे जाकर इस दुनिया को बचाएगा। और बस इसी के साथ बिली बैट मांगा खत्म होती है। तो आखिरकार ये खत्म हुई। तो पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि एंडिंग इसकी ऐसी होनी थी, नाओकी उरासावा की एंडिंग कुछ ऐसी होती है, बट आई थिंक 20th सेंचुरी बॉयज इससे बेटर थी। एंड मॉन्स्टर तो वो सबसे बेटर काम है इनका। एंड मुझे ना इसमें ना एक चीज काफी खटकी, वो था कि इसमें ना बहुत ज्यादा ही टाइम आगे पीछे हो रहा था। और सबसे बुरी चीज इसमें ये थी कि नाओकी उरासावा ने उसका टाइम लैप्स भी नहीं बता रखा था कि मतलब वो बार बार 2001 में जा रहे हैं, फिर 2015 में जा रहे हैं और सेम कैरेक्टर उतना ज्यादा बदल नहीं रहे हैं। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है साला ये अब टाइम कौन सा चल रहा है। तो यस यार, प्लीज कम से कम आप मेंशन तो कर दो कि ये वाला टाइम अब चल रहा है, क्योंकि इतनी बार आगे पीछे हो रहा है, सो कंफ्यूजिंग। तो यार गुस्सा तो बहुत आ रहा था वैसे। बाकी इट वाज अ गुड मांगा। बाकी यार तुम बताना तुम्हें कैसी लगी ये मांगा और अब कौन सी मांगा मुझे कवर करनी चाहिए। बाकी ये मांगा तो खत्म हुई, लेकिन ऐसी और मांगास देखने के लिए तुम इन दोनों पर क्लिक करो ना यार जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।